नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के 1919 से लेकर 1940 तक की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको हम लोग कवर करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम लोग 1919 के पूर्व जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है सभी को कवर कर चुके हैं। साथ ही इस वीडियो को देखने के पूर्व आपको यह भी समझना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग बिहार के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसी को कवर करते हैं। जो नेशनल लेवल पर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आप डिटेल से स्टडी कर चुके होंगे। तो इस डिस्क्लेमर के साथ जो है हम लोग इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट जब हम स्टडी करें इसके पूर्व बिहार का आपको थोड़ा सेंटीमेंट समझ लेना पड़ेगा कि देश का माहौल कैसा था, किस स्थिति में फ्रीडम स्ट्रगल के किस फेज में चल रहा था। तो जहां तक कि लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे 1917 में देखिए कि क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह होता है, जहां पर कि चंपारण सत्याग्रह में एक नए तरीका का सत्याग्रह का कह सकते हैं कि ट्रायल हुआ था। फर्स्ट टाइम जो कह सकते हैं कि जो गांधीयन मैकेनिज्म है प्रोटेस्ट करने का वह ट्राई आउट हुआ था। यहाँ पर जो फोकस इस तरीके से किया गया था कि किस प्रकार से पेशेंटली जो है फैक्ट फाइंडिंग निकाल के चीजों को प्रस्तुत करने के बाद जो है रिजल्ट निकलता है उसके बारे में हम लोग देखे हैं पूर्व में कि किस प्रकार महात्मा गांधी जो तिनकटिया सिस्टम से प्रभावित जो भी किसान थे उनसे संबंधित जितने भी साक्ष्य थे सभी को पहले क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, उसके बाद जो है उसको पेश किया गया। यह हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यानी जो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का फर्स्ट ट्रायल हो चुका है और उसी दौरान बिहार के बहुत सारे इंपोर्टेंट लीडर उस चंपारण सत्याग्रह के पार्ट रहे हैं। जो आने वाले 20 साल जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वहां पर वो शामिल रहेंगे। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह का उनका अनुभव था उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे, ब्रज किशोर प्रसाद है, मजहरुल हक है, जेवी कृपलानी है। तो ये सारे लोग जो है आपका पार्टिसिपेट कर चुके हैं आपका चंपारण सत्याग्रह में। यानी कि यहाँ पर आपको यह समझ में आएगा कि इन लोग जिस तरीके से चंपारण सत्याग्रह में जीत हासिल हुई उससे प्रभावित थे, तो इनके लड़ने का तरीका, इनके विरोध का तरीका भी उससे प्रभावित रहेगा जिस प्रकार से कि चंपारण सत्याग्रह में। तो आगे जब आएगा तो उसको और डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रो चेंजर और नो चेंजर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। देखिए अब इसमें है क्या कि 1914 से लेके 1918 तक पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार जब कह सकते हैं कि जब समाप्त होता है तो दो पार्टी एक्चुअली में वहां पर था। एक था एलाइड पावर्स, एक था आपका सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर में जो आपका ब्रिटेन है था और यहाँ पर आपका ओटोमन एम्पायर जिसका रिफरेंस यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में एलाइड पावर जो है जीत हासिल करते हैं सेंट्रल पावर के ऊपर, तब जाके बहुत ही हार्श जो कह सकते हैं ट्रीटी जो है ओटोमन एम्पायर पर कह सकते हैं इम्पोज किया जाता है। अब देखिए जब ये ओटोमन एम्पायर से क्या संदर्भ है जो दुनिया भर के मुस्लिम है यह आपको समझना चाहिए। देखिए जो ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान होते हैं उनको खलीफा कहते हैं, ठीक है। तो जो खलीफेट सिस्टम होता है उसमें जो है आपका ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान होते हैं उनको खलीफा कहते हैं और इनको जो है स्पिरिचुअल लीडरशिप कह सकते हैं इस्लाम में जो है उनको पास ही माना जाता था। यानी कि अगर उनका पॉलिटिकल सोवरेनिटी अगर प्रभावित होता है या उनका पावर कम होता है, उनका स्पिरिचुअल जो पावर कह सकते हैं लीडरशिप वह कम होता है, तो वो पूरे दुनिया के जो मुस्लिम होते हैं उनका विरोध करेंगे, क्योंकि जो उनका खलीफेट सिस्टम है उसमें ओटोमन एम्पायर के जो भी सुल्तान होंगे उनको ही खलीफा माना जाता है। अब हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो ओटोमन एम्पायर जो सेंट्रल पावर के कह सकते हैं पार्ट थे उनको डिफीट झेलना पड़ता है और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ सेब्रेस जो 1920 में होता है। अब इसके
ट्रीटी के कारण क्या होता है ना कि जितने भी होली प्लेसेस है, जितने भी पवित्र कह सकते हैं इस्लाम में इंपोर्टेंट जो प्लेस है, चाहे वो मक्का मदीना हो, साथ ही जो इंपोर्टेंट प्लेस जैसे इराक है, सीरिया है, ये सारा जो पार्ट है आपका एक सिस्टम जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे उसमें होता है मेंडेस सिस्टम। यानी इस पार्ट को दो कंट्री जिसमें स्पेशली जो है ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा आपस में बांट दिया गया। यानी इन जगहों पर जो जैसे मक्का है, मदीना है, इराक है, सीरिया है, इन सब पे नॉन मुस्लिम कंट्रीज का जो है कंट्रोल हो गया। और एक्चुअली में इसके बाद जो खलीफा थे, जो ओटोमन एम्पायर के जो कह सकते हैं जो सुल्तान थे, उनका पावर नाम मात्र का रह गया, उनकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी बहुत कम हो गई, और जो स्पिरिचुअल लीडरशिप भी था वह बहुत जो है सीमित हो गया, क्योंकि जो क्षेत्र कह सकते हैं इस्लामिक होली प्लेसेस था वो वहां पर जो है नॉन मुस्लिम्स स्पेशली जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा जो है कब्जा कर ले। इसको लेके पूरे दुनिया भर में जो है कह सकते हैं इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले जो वो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा। स्वाभाविक रूप से इंडिया में भी जो है उसका जो है प्रभाव हुआ, और यहाँ भी उसी के कारण जो है कह सकते हैं कि जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये आपका जो खलीफा का जो कंसेप्ट है इसके कारण जो है वहां पर था, क्योंकि इंडिया में रूल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इसलिए इंडियन मुस्लिम यह उम्मीद करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो अथॉरिटी और या जो पोजीशन है आपका ओटोमन एम्पायर का सुल्तान का वह मेंटेन रहे। लेकिन जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ सेब्रेस में जो है आपका ओटोमन एम्पायर के ऊपर हार्श ट्रीटी जो है इम्पोज किया गया, उसको लेके विरोध जो था। अब इसके कारण क्या होता है कि जो इंडिया में भी कह सकते हैं कि उसके लिए विरोध स्टार्ट होता है। विरोध जब कभी भी होगा तो शुरुआत में कमेटी बनेगा, ठीक है। तो यानी अब डिमांड की अगर बात करें तो उनका डिमांड वही था कि जितने भी इस्लाम के जो होली प्लेसेस हैं वह सबका कंट्रोल जो है आपका खलीफा यानी सुल्तान जो है ओटोमन एम्पायर है उनके पास चला जाए। उसके बाद जो टेरिटरी की बात की, चाहे वो मक्का मदीना की बात कर लें, अरेबिया की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, इराक की बात कर लें, वो सब जो टेरिटरी है वो ओटोमन एम्पायर के पास ही रह जाए, ठीक है। यह उनका जो है डिमांड कह सकते हैं था। और जो खलीफेट का जो कंसेप्ट है उसका डिग्निटी और ऑथोरिटी जो है वह मेंटेन रहे, ठीक है। अब क्योंकि उस तरीके का जो भी डिमांड था वो फुलफिल नहीं होता, इसके कारण कह सकते हैं कि एंटी इंपीरियलिस्टिक जो सेंटिमेंट है वह जो है रेज होने लगता है। और यह एक बेहतरीन मौका भी था। अभी तक का अगर आप बैकग्राउंड देखिए इंडिया के कॉन्टेस्ट में तो आपको यह समझ में आएगा कि एक समय था, अगर 1857 में आप देखे होंगे कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिला। लेकिन 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन होता है, स्पेशली 1905 में जो आपका बंगाल का जो पार्टीशन होता है, उसके बाद से 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद से आपको हिंदू मुस्लिम में जो है आपको डिवीजन के सीड कह सकते हैं कि वहां से जो है बोए गए। फाइनली जो है आपको 1909 में जो है आपका पार्लियामेंट रिफॉर्म्स भी आता, वहां पर भी आपको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आता है, जिसमें कि वह चीज होता है कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर कोई कैंडिडेट भी होंगे वह भी मुस्लिम होंगे और जो वोटर्स होंगे वह भी मुस्लिम होंगे। यानी धीरे धीरे कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि 1900 आपका जब बंगाल जो पार्टीशन हुआ उसको जो एनल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद कह सकते हैं कि वहां से एक बीच का रास्ता समझ में आया जहां से फिर से आपको यूनिटी देखने को मिलेगा। और लखनऊ पैक्ट भी आपको 1916 में हो चुका है। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि दोनों जो रिलीजियस ग्रुप है उनके बीच पूर्व के जैसा कह सकते हैं रिलेशन जो है नहीं था। अब ऐसे समय में क्या होता है कि महात्मा गांधी के पास एक ऐसा अवसर दिखता है कि दोनों ग्रुप्स को जो है यूनाइट करने का जो है एक बेहतरीन मौका मिलता है। क्योंकि जैसे ही आपको वर्ल्ड वार आपका खत्म होता है, वर्ल्ड वार के दौरान आप सभी को पूर्व में पढ़ा चुके हैं कि वहां पर जो है एनएसए एक्ट लगा होता है। यानी अगर कोई सरकार के अपोज करता है या प्रोटेस्ट करता है तो सीधा जो है उन डिफेंस एक्ट के तहत जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। तो यह चीजें चल रहा था। इसी के बीच जो है जालियांवाला हत्याकांड भी होता है, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है कह सकते हैं कि एक मौका जो है महात्मा गांधी के पास लगता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। प्लस क्या होता है इसी बीच ना एक रॉलेट एक्ट भी आता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि आपको ब्रिटिशर्स एक कानून लेके आते हैं जिसमें यह पावर दिया गया कि अगर बिना किसी का ट्रायल हो
बिना हुए उसको जो है अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता। इन सब को लेके जो है आप कह सकते हैं कि एंटी ब्रिटिशर्स जो सेंटिमेंट्स थे, और एक माहौल ऐसा था जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दोनों जो है आपका ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1857 के बाद से जो है एपीजमेंट का पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है किया जा रहा था, जिसमें मुस्लिम्स को कह सकते हैं कि वह अपने फेवर्स में धीरे धीरे ला रहे थे, और वो डिवीजन का कह सकते हैं जो सीड है उनके द्वारा डाला जा रहा था। लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर कि यूनाइट किया जा सकता था, ठीक है। अब उसी का अब देखिए बिहार के केस में अगर आप देखिएगा, तो अगर किसी भी मूवमेंट को करना तो सबसे पहले कमेटी ही बनती है। तो यहाँ पर जो है मौलाना सज्जाद का जो है खिलाफत कमेटी जो है आपका गया में बनाते हैं, ठीक है। वो वही 16 फरवरी 1919 को क्या होता है, पटना में जो है हसन इमाम जो है आपका एक आप कह सकते हैं कि एक मीटिंग करते हैं, जिसमें कि जो वहां पर आपका खलीफा है उनको किस प्रकार से फेयर ट्रीटमेंट मिले, किस प्रकार से उनका जो प्रेस्टीज है वो बचा हुआ रहे, टेरिटरी बचा हुआ रहे, इसको लेके जो है मीटिंग होता है। और 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है 30 नवंबर 1919। यहाँ पर क्या होता है, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है, वहां पर मौलाना शाह रशीदुल हक के कह सकते हैं कि अध्यक्षता में जो है एक स्पेशल मीटिंग होता है, जिसमें कि मतलब अधिक से अधिक लोग बुलाए जाते हैं, यानी मास मीटिंग होता है। पूर्व में जो भी मीटिंग होते थे वो सिर्फ एलिट लोग तक सीमित था, लेकिन यह जो है आप कह सकते हैं नॉर्मल जो कह सकते हैं अधिक से अधिक जो मुस्लिम्स थे वो उसमें पार्टिसिपेट किए, ताकि जो है एक मूवमेंट का रूप जो है उसको दिया जा सके। तो ये आपका 30 नवंबर 19 का है। उसके बाद 19 मार्च जो आपका 20 है, वहां पर फिर से जो है सेकंड खिलाफत डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मौलाना शौकत अली जो है आपका अप्रैल 1920 में जो है इंडिया आते हैं, सॉरी पटना आते हैं। और यहाँ पर आपको बिहार में जो सपोर्ट सिर्फ आपका देख सकते हैं कि यह सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी जो वो ही जो है खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट सपोर्टर थे। आपका मोहम्मद शफी हैं, मौलाना नूरुल हसन है। तो अब जो नेशनल स्तर पर जो चीजें हो रहा था, क्योंकि उसका जो है वो प्रभाव आपको यहाँ पर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में भी क्या है कि किस प्रकार से जो है खिलाफत कमेटी बनाया गया, खिलाफत डे सेलिब्रेट किया गया, ये सारी चीजें जो है आपका यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात कीजिएगा, तो देखिए सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू का कह सकते हैं कि यूनिटी जो है आपको मिला। और स्पेशली एक बड़ा बात क्या था कि जो अर्बन मुस्लिम्स थे वह भी बहुत जो है लार्ज संख्या में आपका नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए। पूर्व में बहुत सारे अर्बन मुस्लिम्स जो है आप कह सकते हैं कि उनको लोअर ब्यूरोक्रेसी में जो है उनको जॉब देके जो है सेटल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक मौका मिला क्योंकि एक ऐसा इशू था जिसमें सारे लोग शामिल हो रहे थे। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम जो है आपको अर्बन मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी आपको देखने को मिलेगा। और यह कह सकते हैं वन ऑफ द मेन कॉज बना कि नेशनल आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एनसीएम लॉन्च होता है 1920 में, तो यह रिफ्लेक्शन आपको वहां भी देखने को मिलेगा। और इसके कारण कह सकते हैं एक जो राजनीतिक जागृति की बात है, वह समाज के जो अन्य जो वर्ग हैं, जिसमें कि आपके महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिसन, सभी के बीच आपको देखने को मिलेगा कि एक राजनीतिक जो है आपका जागरूकता देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल अवेकनिंग देखने को मिलेगा। और आपका कह सकते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे थे उसको मजबूत किया। और इसमें खिलाफत मूवमेंट और एनसीएम जो है एक साथ मूवमेंट आके जो है कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज भी बना, और महात्मा गांधी के लीडरशिप को और अधिक जो है कह सकते हैं यहाँ पर मजबूती मिला, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लंबे समय में क्या हुआ, क्या खिलाफत मूवमेंट के कारण कोई बड़ा इंपैक्ट हो पाया, अगर हम उस तरीके से देखें तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि जो आपका मुस्तफा कमाल पाशा है, ठीक है, उन जो खैलिफेट सिस्टम है उसी को समाप्त कर दिया गया। यानी जिस जो मेन बेस था फाइट करने का, वही समाप्त हो गया आपका वहां टर्की में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम का इंटरेस्ट जो है इस प्रोटेस्ट में नहीं रहा, और स्लोली स्लोली जो है आप कह सकते हैं कि आपका डाई डाउन हो गया खिलाफत मूवमेंट का। तो यह जो है हम लोगों को जानना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग जैसा चर्चा कर रहे थे कि एक कानून आता है रॉलेट एक्ट, ठीक है।
उसका भी प्रभाव आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो बिहार जो एक्ट है इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से वो कानून लाया जाता है जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको पावर दिया जाता है कि बिना किसी ट्रायल का, यानी आप कह सकते हैं वो सही है गलत है उसका उस पर ट्रायल भी नहीं हुआ है और उसको अरेस्ट और डिटेन जो है किया जा सकता है। तो इसका जो है विरोध किया जा सकता, यानी सरकार के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई भी कोई लेख के द्वारा, कोई जो है सॉन्ग्स के द्वारा या किसी तरीके का कह सकते हैं कि नैरेटिव अगर पेश करता है या ब्रिटिशर जिसको भी आप मान सकते हैं वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो अनलिमिटेड जो है पावर यह जो है आपको रॉलेट एक्ट को देता है के द्वारा जो है ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। इसका जो है विरोध जो है आपका किया जाता है। बिहार में भी क्या होता है 1919 में अगर आप फरवरी में देखिएगा तो बिहार सत्याग्रह सभा जो है आपका आयोजित किया जाता है। ये टाउन हॉल पटना में होता है और उसी तरीके का मीटिंग जो है बिहार के जो अन इम्पोर्टेंट शहर है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, मुंगेर हो, छपरा हो, गया हो, सभी जगह पर इस तरीके का मीटिंग जो है आपका किया जाता है। और इस मीटिंग के दौरान, ये प्रोटेस्ट के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि प्रोसेशन देखने को मिलेगा, आपको हड़ताल देखने को मिलेगा, ठीक है, पब्लिक मीटिंग देखने को मिलेगा और शांतिपूर्ण आपको प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी देश में अगर आप देखिएगा 1900 आपको 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता है, ये स्थिति नेशनल मूवमेंट पर चल रहा है, ठीक है। अब उसी साल क्या हो रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है आपका जब आया था तो उसका जो है प्रोटेस्ट हुआ, तो उस समय बिहार भी आपको सिमिलरली जो है आपका प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो यह जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मास प्रोटेस्ट अभी तक हम लोग अगर ध्यान रखें तो जो हम लोगों का चंपारण सत्याग्रह वहां पर जो प्रोटेस्ट था कह सकते हैं कि बिहार तक सीमित था, लेकिन जो है आपका जो चंपारण सत्याग्रह जहां पर कि मास मूवमेंट आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुआ, या रॉलेट एक्ट में आपको यह एक्रॉस कंट्री आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो सत्याग्रह या कह सकते हैं कि जो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का जो स्पिरिट है, जो भावना है, वह जो है आपको मजबूत होता है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एनसीएम में इसको जो है और ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसको बोलते हैं फ्यूजन स्टेट जी। अब देखिए महात्मा गांधी जो है उनके पास तीन मेजर तरीके का ग्रीवांसेस देश में दिख रहा था। एक तो रॉलेट एक्ट, जैसा कि हम लोग देखे रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा है कि जो सिविल लिबर्टी है लोगों का वह आप कह सकते हैं प्रभावित हो रहा है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। वहीं पर एक खिलाफत है जहां पर कि रिलीजियस एंगल है, यानी धर्म के आधार पर किस प्रकार से जो मुस्लिम ग्रुप्स है वह जो है ब्रिटिशर से जो है डिसकंटेंट चल रहे हैं, नाराज है, उनके विरुद्ध गुस्सा है। प्लस एक और चीज होता है जिसको पंजाब रॉन्ग्स कहते हैं या फिर जालियावाला जो मैसेकर है वो बोलते हैं, जालियावाला हत्याकांड आप सभी जानते हो। तो ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अगर तीनों को अगर फ्यूज करके एक आंदोलन का रूप दिया जाए तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट जो है क्रिएट जो है किया जा सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदू भी शामिल हो जाएंगे, मुस्लिम भी शामिल हो जाएंगे। हम लोग चर्चा किया कि अर्बन मुस्लिम भी शामिल हो, यानी अर्बन पॉपुलेशन भी शामिल हो रहा है, प्लस जो रूरल पॉपुलेशन है वह भी शामिल हो रहा है। तो यह कह सकते हैं कि ये जो कोलिशन का स्ट्रेटजी था ये महात्मा गांधी के द्वारा कह सकते हैं बहुत ही डेलिबरेट तरीके से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है बनाया जाए। अब देखिए तो जब एनसीएम आपका जब लॉन्च महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया जाता है, इन तीन इश्यूज को एक साथ फ्यूज करके मर्ज करके, तो बिहार में क्या हो रहा था देखिए अगस्त अगर 1920 की बात कीजिएगा तो बिहार का जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है अध्यक्षता में जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है इंडोर्स करता है, सपोर्ट करता है। और आपका जो ये रिजोल्यूशन जो है वो लाया गया था वह जो है आपका धरिंदर प्रसाद एंड शाह मोहम्मद उजबैर, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी जो है आपका वन लाइनर में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से एक जो है 1920 में एक जो है हिजरत कमेटी भी फॉर्म किया जाता है। अब इसमें यह है कि मुस्लिम जो भी आप कह सकते हैं ब्रिटिश जो भी पॉलिसी है उससे जो भी नाराज थे वह यह मूवमेंट लाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इंडिया से माइग्रेट होके और उसे कंट्री में जाया जाए जहाँ की मुस्लिम रूल्ड जो है टेरिटरी रहे। तो यह चीज भी आपको साथ में यहाँ पर चल रहा है।
तो यह आपको अगर इसके महत्व की बात कीजिएगा तो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है किस प्रकार से बिहार में शुरुआत हुआ उसके बारे में, जो आपका पार्टिसिपेशन है आपका हिंदू मुस्लिम्स का वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आंदोलन का बेस है वह आपको बढ़ेगा, प्लस जो कांग्रेस का भी बेस है वह भी बिहार में बढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। काउज की जो अगर बात करें एनसीएम का, तो हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से रौलेट एक्ट है और जलियांवाला जो मैसेकर हुआ, सभी को जो है मर्ज करके, खिलाफत इशू सभी को मर्ज करके जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो एनसीएम जो है लॉन्च किया गया था। अब देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आप देखिएगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्या जो भी डिमांड्स माना जा रहा था या मांगा गया था वो क्या फुलफिल हो गया, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो भी डिमांड्स किए जा रहे थे उसको जो है नकार दिया गया। अब उसमें क्या होता कि इन तीनों जो डिमांड्स था उसको जब नकार दिया जाता है तो एक सेशन जो है आपका स्पेशल सेशन होता है 1920 में आपका, कल जो कलकत्ता में होता है वहां पर डिसाइड किया जाता है कि जो है एनसीएम जो है लॉन्च किया जाएगा, और फाइनली जो है दिसंबर 1920 में आपका नागपुर सेशन में इसको जो है रेटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका महात्मा गांधी के लीडरशिप में यह किया जाता है कि फॉर्मली जो है जनवरी 21 में आपका लॉन्च होता है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से नेशनल जो आपका इवेंट है उसका आपको रिफ्लेक्शन जो है बिहार में भी देखने को मिलेगा, और बिहार किस प्रकार से जो है 1917 के बाद स्पेशली चंपारण के बाद जो है आपको एकदम जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोज प्रोक्सिमिटी या जो है उस तरीके से आपका जो है यहाँ पर मूवमेंट को लीड किया जा रहा है। 28 अगस्त 1920 को हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से जो है बिहार का जो प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है वहां पर जो है आप जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है, वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें कि महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप उसके प्रोमिनेंट लीडर की बात कीजिएगा तो जैसा हम आपको बताया कि 1917 में जितना भी आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं आपको आने वाले 15-20 साल तक सेम लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मजरूल हक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर प्रसाद है, मोहम्मद शफी हैं, राहुल संकीर्त्यान है, मौलाना अब्दुल बारी हैं। तो ये सारा जो पूर्व में भी देख चुका है, यही ये नाम आपको अच्छा से रिलेट करके ध्यान रखना क्योंकि ये बार बार आपको रिपीट होंगे। मजहरुल हक जो है आपका जो है एस्टेब्लिश करते हैं आपका सदाकत आश्रम जो है दीघा में जो है, वो किस लिए करते हैं ताकि जो है खादी और चरखा को प्रमोट किया जा सके। अगर आप इसका देखिएगा कि होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पर जो बाइकट का जो है आप जिसको बोलते हैं 5 बाइकॉट्स, यानी कि जैसे कि मूवमेंट के दौरान क्या होगा, कोर्ट्स का जो है बहिष्कार किया जाता है। एक चीज याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन जब कभी भी रहे तो एक वर्ड याद रखिए, विथड्रॉयल, ठीक है। यानी कि जो एक लिजिटिमेसी जो ब्रिटिशर्स को जिस सिस्टम के द्वारा मिलता था उसका बहिष्कार किया जाता, जैसे कि कोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है। उसी तरीके से फॉरेन क्लॉथ का भी बहिष्कार किया जाता है, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसका बहिष्कार किया जाता है। उसके बाद लीकर और आपका ड्रग्स, इन सारे चीजों को जो है बहिष्कार किया जाता है। अब जब बहिष्कार किया जाएगा तो जो है उसके बदले में अल्टरनेटिव तो चाहिए तभी तो वो चलेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कपड़े फॉरेन क्लॉथ का विरोध कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव चाहिए, तो इसीलिए जो है खादी और चरखा को प्रमोट किया गया। इसको प्रमोट करने के लिए जो है एक कह सकते हैं सदाकत आश्रम को जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट जो स्कूल्स है कॉलेज है उसका विरोध करते हैं तो एक इंडिजिनस सिस्टम तो चाहिए, इसीलिए जो है यहाँ पर बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो नेशनल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सकता है। उसी तरीके से 16 अगर आप देखिएगा कोर्ट्स की बात कीजिएगा तो आपको पंचायत का भी जो है सिस्टम है वह प्रमोट किया जाता है ताकि अगर किसी प्रकार का जो कोर्ट में न्याय के लिए लोग जाते थे वो पंचायत स्तर पर न्याय करें। यानी जो लीडरशिप था उसका फोकस था कि जिस चीज का हम बाइकआउट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के जो सिस्टम्स हैं इंस्टीट्यूट है तो उनके बदले अल्टरनेटिव भी हम लोग तैयार करें। तो ये सारा चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और 16 अगस्त 1919 को क्या 21 को क्या होता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है आपका सदाकत आश्रम पटना में मिलते हैं। और ये इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि इसमें जो है आपका महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज जैसे लोग जो है अटेंड करते हैं। और यहाँ पर जो
फॉरेन गुड्स का जो कह सकते हैं रिजोल्यूशन लिया गया कि इसको बॉयकॉट करना है। तो यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 27 नवंबर 1921 को ही बिहार कौमी सेवा दल का भी जो है आपका गठन होता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसका काम क्या था कि जो पीस है वह बरकरार रखना और वॉलंटियर्स को जो है तैयार रखना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। अब देखिए इसमें 5 जो फेमस अगर बाइकआउट की बात करें तो उसमें जैसे आपसे चर्चा की कि कोर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, लिकर ड्रग्स हो गया, फॉरेन क्लॉथ्स हो गए, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अगर बात करें सबका अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉरेन क्लॉथ्स है तो खादी प्रोडक्शन, कोर्स की बात अगर करें तो पंचायत का जो है आपका हो गया। अब उस साथ ही यहाँ पर आपको किस प्रकार से कोई मूवमेंट है तो उसके लिए किस प्रकार से पैसा की जमा हो, उसके लिए जो है आपका स्वराज जो है फंड कलेक्शन भी आता है। ठीक है, साथ ही जो है आपको रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी जो कंस्ट्रक्टिव वर्क के तहत तो यह भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है, यानी कांग्रेस का किस प्रकार से मेंबरशिप लिया जाए मिनिमम अमाउंट पर, उसके बारे में भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्लस कांग्रेस के द्वारा भी इसको कह सकते हैं कि पुश जो है आपका किया जाता है। तो मेजर प्रोटेस्ट अगर एनसीएम का दौरान देखें, अगर बिहार में देखिएगा तो आपको मुंगेर और भागलपुर में फेरी का ऑक्शन होना था, उसका बायकॉट किया गया। पटना में जो गवर्नमेंट प्रेस स्ट्राइक है वो किया गया। जो रेलवे आपका जो कोलियरीज स्ट्राइक यानी जो कोयला खदान है वहां पर आपका जो है स्ट्राइक किया गया गिरिडीह में। उसी तरीके से आपका पुलिस स्ट्राइक आपका हुआ पटना में, पूर्णिया में, मुंगेर में और चंपारण में। ठीक है, और जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब आते हैं 1921 में तो उनके कह सकते हैं कि जो अराइवल पर जो है पूरे राज्य में जो है हड़ताल रखा गया, और उनका जो पटना विजिट था जो 22 दिसंबर 1921 को आया था उसका भी कंप्लीट रूप से जो है बहिष्कार किया गया। तो ये पार्टिसिपेशन था बिहार का। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ जो नेशनल जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग राज्य में कंट्री पर उसको आप वहां पर कवर किए होंगे। प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे जैसे कि विपिन बिहारी वर्मा है या अन्य जो इंपोर्टेंट लीडर्स है वो अरेस्ट होते हैं। ठीक है, आपका गांधी जी का जब अरेस्ट होता है उसमें उनके कारण जो है पूरे प्रोविंस में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और उसमें जो है 1922 में जो गया सेशन होता है वहां भी जो है आपको जो लेजिस्लेचर है उसका बाइकआउट किया जाए, उसका कह सकते हैं कि वो रिजोल्यूशन वहां पर भी कंटिन्यूड रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस सारे प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जब एक्चुअली में क्या होता है कि दो चीज ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी आपको मूवमेंट्स है उनका एक प्री कंडीशंस होता है कि कोई भी मूवमेंट जो है वो वायलेंट नहीं होना चाहिए, यानी नॉन वायलेंस तरीके से ही होना चाहिए। जब एनसीएम हो रहा था तो उसमें आप सभी पढ़े होंगे कि जब चौराचारी का जो कांड होता है जिसमें लगभग 20 से ऊपर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उनकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद जो है अचानक जो है एनसीएम को महात्मा गांधी के द्वारा जो है वापस ले लिया जाता है। तो उसके बाद ना दो तरीके का आपको चीज देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा कि एक चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, यानी जो लेजिस्लेचर है उसमें पार्टिसिपेट रह के जो है उसको विरोध किया जाए। ठीक है, दूसरा था कि नहीं हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव जो वर्क है उसमें कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि जो खादी का प्रचार प्रसार करना, चरखा का प्रचार प्रसार करना, तो वो जो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट होके जो कह सकते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल को जारी रखना चाहते थे उसको बोलते हैं प्रो चेंजर। प्रो चेंजर हुआ कि हम लोग जो है फॉर्मली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट होंगे, और जहां नीति बनता है लेजिस्लेचर में जाके उनको इंटरनली एक्सपोज करेंगे। इस तरीके का जो बात जो है प्रो चेंजर के द्वारा जो है आपका किया जा रहा है। नो चेंजर का मीनिंग था कि नहीं हम लोग जो ब्रिटिशर्स का वो सिस्टम है उसके पार्ट नहीं बनेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क को हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उस पर फोकस करेंगे। तो ये सारा आपको दोनों के बीच जो है आपका डिफरेंस रहा। बिहार जो है हमेशा नो चेंजर पॉलिसी का कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। जैसा कि हम लोग देखें कि क्योंकि जो हम लोगों के यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ वहां जिस तरीके से सक्सेस मिला था उसी के बाद से आप कह सकते हैं कि वह विचारधारा जो है कंटिन्यू आपका आगे किया है।
इसी समय तक ताना भगत जब हम लोग पढ़े थे ट्राइबल मूवमेंट, तो वहां हम लोग देखे थे किस प्रकार से जो है आपका मूवमेंट जो है एनसीएम में जाके जो है मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आपका चल रहा है। अब इसी समय अगर जो है सर्टेन फैक्चुअल जो अगर कुछ बात कीजिएगा जो आपका कह सकते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख ले सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड एक मैगजीन था जो कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता। इन सभी का पर्पस वही था कि जो नेशनल जो लीडर थे उनका ओपिनियन पहुंचाना, प्लस जो दुनिया में जो कह सकते हैं रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसके बारे में लोगों को बताना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग लाना सारे चीजों का पर्पस होता था। राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपका एनसीएम के दौरान ही अपना, क्योंकि वह जो है एक वकील थे, वो अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ते हैं और एक बुक जो है सत्याग्रह इन चंपारण उसको वो लिखते हैं इसी दौरान 1920 से 21 के बीच में। आपका बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ जो है आपका इनॉग्रेशन किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। इमारत सरिया जो जिस तरीके से आपको सदाकत आश्रम इंपोर्टेंट है, उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम्स ग्रुप में देखिएगा तो वहां पर इस जो है इस इमारत सरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जो फुलवारी शरीफ में है। यहाँ पर भी आपको जो खादी है या कंस्ट्रक्टिव वर्क जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट करने के लिए प्रोमिनेंट प्लेस ये रहा, यह भी जो है आपका फाउंड किया जाता है। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका हजारीबाग में होता है आपका अक्टूबर 21 में, जो सरला देवी उसको कह सकते हैं प्रिजाइड कर रहे थे। भोजपुरी जो बुकलेट है फिरंगी और लुटेरा मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है उस लिखा गया था। उस समय उस पीरियड में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वाइडली जो है वो स्प्रेड हुआ। ठीक है, अब इस मूवमेंट का अगर आप प्रभाव देखिएगा तो पटना है, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, गया, आरा, मुंगेर, पूर्णिया, किशनगंज इन क्षेत्रों में जो है आपका रहा है। ठीक है, तो यानी एनसीएम जब हो रहा है तो बिहार में कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन आपको बहुत ही हाई है। जो है यहाँ के जो लीडर्स थे वो दोनों चीज बाइकॉट भी और प्लस जिस तरीके से हम लोग देखें कि जो इंडिजिनियस जो इंस्टीट्यूट बनाना था या जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट बनाने थे उसको भी प्रमोशन में बिहार का ठीक ठाक आपको जो है एक अच्छा इंपोर्टेंट जो है भूमिका रही है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं आपका स्वराजिस्ट मूवमेंट पे। अब हम लोग जैसा बताया कि जो है अब कांग्रेस क्या होता है कि जब एनसीएम समाप्त होता है तो दो भाग में टूट जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है 1922 में एक्चुअली में आपका गया सेशन में जो है आपका यह डिवीजन होता है, एक हो जाते हैं प्रो चेंजर, एक हो जाते हैं नो चेंजर। ठीक है, प्रो चेंजर को अगर आप देखिएगा नेशनल स्तर पर देखिएगा तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो है उसको लीड कर रहे थे, जो फेवर कर रहे थे कि हम लोग लेजिस्लेचर में जाएंगे और वहां पर जिस प्रकार से नीति जो बन रही है उसको एक्सपोज करेंगे, ताकि जब हम वहां बोलेंगे तो वह चीज न्यूज़पेपर में आएगा, लोगों के बीच जाएगा कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से गलत पॉलिसी बना रहे हैं और वो गलत पॉलिसी अगर बनाएंगे तो उसको एक्सपोज करेंगे, उसको बनने नहीं देंगे। ठीक है, उनका यह मानना था कि आइडल रहने से अगर हम उसके पार्ट नहीं रहेंगे तो और कह सकते हैं रिप्रेसिव पॉलिसी बनते हुए जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम सिस्टम में अंदर जाके ही उसको इंटरनली एक्सपोज करें। तो इस धारा के जो है लीडर हैं सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। नो चेंजर जो किसी भी तरीके का लेजिस्लेचर का में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उसको बायकॉट करना चाहते थे और कंस्ट्रक्टिव वर्क का कह सकते हैं फोकस करना चाहते थे, वह जो है नो चेंजर कहलाते थे। अब स्वराज पार्टी का गठन जो है आपका 1923 में 1 जनवरी को सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और एस सत्यमूर्ति के द्वारा जो है आपका होता है। हम लोग अगर बिहार के केस में देखें तो दो धारा देखने को मिलेगा, एक श्री कृष्ण सिंह जो प्रो चेंजर ग्रुप है, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो नो चेंजर ग्रुप है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कारण जैसा कि हम आपको बताएं क्योंकि वह जो है आपका 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें शामिल थे, तो उसके जो प्रिंसिपल थे वह इनग्रेंड कर गया था और जितने भी बिहार के लीडर्स थे उनमें इनग्रेंड था, इसीलिए लगभग जो भी है बिहार आपको नो चेंजर का कह सकते हैं कि ग्राउंड रहा है। यहाँ पर प्रो चेंजर बहुत कम लीडर्स देखने को मिलेंगे, एक्सेप्शन में आपको श्री कृष्ण सिंह जैसे लीडर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिहार के अगर ब्रांच का स्वराज पार्टी का अगर बात कीजिएगा तो फरवरी 1923 में होता है, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है जो वह जो है उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। पहला मीटिंग जो है आपका 2 जून 1923 को पटना में होता है। श्री नारायण प्रसाद जो है इसके प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं और अब्दुल बारी जो उसके सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं।
जैसा कि आपसे चर्चा की कि बिहार जो है अब यहाँ पर एक नो चेंजर्स लीडरशिप ज्यादा रहा, तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का बिहार के केस में अगर आप देखिएगा तो सफलता बहुत ही लिमिटेड रहा है। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह लिमिटेड ही प्रभाव जो है बिहार में इसका रहा। ठीक है, तो लेकिन नेशनल मूवमेंट पर इस तरीके का था, तो उसका क्या हो रहा था वो भी हम लोगों को बिहार में देखना। अब अगर थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा सा अगर आप पास्ट वीडियो को याद कीजिएगा तो हम लोग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को पढ़ चुके थे। देखिए जब एनसीएम खत्म होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो एक तो आपका चेंजर, नो चेंजर और एक प्रो चेंजर हो गया। एक दूसरा ग्रुप चला था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का, जिसमें कि आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो उसमें जो है काकोरी कांड पढ़े होंगे, उसमें आपका HRS ग्रुप पढ़े होंगे, जिसमें कि आपको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरीके का जो कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी जो नेशनलिज्म है वो एक अलग स्ट्रीम जो है यहाँ पर चल रहा था। तो इन सब बीच में आपको जो रिवॉल्यूशनरी से संबंधित जो इन आपका कह सकते हैं एपिसोड है वो लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट अभी कवर करने जा रहे हैं वह जो है आपका साइमन कमीशन, क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरी बिहार में जो भी एपिसोड हुए हैं उसको हम लोग जो है उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यह चीज है। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन किस प्रकार से आता है। अब देखिए साइमन कमीशन जो आते हैं, अब देखिए 1919 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा यह कहा जाता है कि आने वाला समय में ग्रेजुअली जो है इंडियंस को हम सेल्फ गवर्नमेंट रूल के तरफ जो है हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे करके उनको कह सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें साथ 1919 में अगर आप देखिएगा यह भी प्रावधान किया गया था कि जो हम लोग ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात कहते हैं वह किस तरीके से काम कर रहा है, इसको एसेस करने के लिए 10 साल के बाद हम लोग दोबारा जो है कमेटी जो है गठित करेंगे। अब क्या होता है कि 2 साल पूर्व ही 1929 में आपका 10 साल पूरा होता, तो उसके पूर्व ही 2 साल पूर्व ही जो है उसको अध्ययन करने के लिए कह सकते हैं साइमन कमीशन को जो है भेजा जाता है। अब जो यहाँ पर विरोध क्या चीज था कि इसमें आप कह सकते हैं कि इंडियन की कंडीशंस के लिए, यानी इंडिया से संबंधित आप स्टडी करने के लिए आए हैं, इंडिया के फ्यूचर के बारे में, और यहाँ पर जो भी इंडिया का पॉलिसी हो रहा है वहां पर कोई भी मेंबरशिप जो है इंडियंस नहीं है। यानी जो साइमन कमीशन जो आया था उसमें सारे के सारे जो सदस्य हैं वह ब्रिटिशर्स थे। उसी के कारण जो है नाराजगी कह सकते हैं कि सारे जगह पर था, पूरे कंट्री में भी प्रोटेस्ट था और बिहार में भी प्रोटेस्ट था। तो बिहार में प्रोटेस्ट कैसे हुआ उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। तो अनुग्रह नारायण सिंह के अध्यक्षता में जो है ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग होता है, जिसमें कि किसी कांग्रेस का ये सिर्फ नहीं था, कह सकते हैं जितना भी उस समय की पार्टियां थी सभी लोग जो है उस बैठक में आते हैं, और वहां पर जो है ये कह सकते हैं कि यह डिसाइड होता है कि यूथ को जो है मोबिलाइज करना है कि किस प्रकार से साइमन कमीशन को जो है हम लोगों को बॉयकॉट करना है और धरना प्रदर्शन देना है, विरोध करना है। ये सारा चीज जो है उसके लिए जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है अनुग्रह नारायण जो सिन्हा है उनके अध्यक्षता में होता है। और 9 दिसंबर 1928 को बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है आपका पटना में होता है, उसको भी जो चेयर किए हैं उसके भी अध्यक्षता जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा ही किए हैं। और जो हम यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि विरोध जो बाइकआउट किया जाएगा उनका कमीशन का, वो सेम डिसीजन को जो है यहाँ पर रीअफर्म किया गया, फिर से उसी को मजबूती से कह सकते हैं कि पेश किया गया कि उसको कंटिन्यू करना है। साइमन कमीशन जो है आपका 12 दिसंबर 1928 को जो है आपका पटना आता है और 24 दिसंबर 1928 को जो है आपका रांची आता है। जब कमीशन यहाँ पर आता है तो उसको संपूर्ण रास्ते में जो है काला झंडा दिखाया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वहां पर नारे लगते हैं कि साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगते हैं। और 10 अगस्त 1929 को पॉलिटिकल विक्टिम्स डे के रूप में जो है उसको कह सकते हैं कि ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि यानी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो कह सकते हैं एक एंटी जो कॉलोनियल जो मूवमेंट था उसको मजबूती मिलता है, उससे स्टूडेंट है, यूथ है, सब में एक नई एनर्जी आता है। साथ में जैसा कि आपको इसमें पता होगा कि एनसीएम जो आपका समाप्त होने के बाद लगभग 3-4 साल का पीरियड हो गया था, किसी तरीके का मेजर डेवलपमेंट हो नहीं रहा था,
इसके बीच में सिर्फ रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थे जिसमें कि भगत सिंह, आपका बटुकेश्वर दत्त, ये वाला जो है आपको प्रोमिनेंटली चल रहा था। अब साथ ही अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि गांधीयन जो स्ट्रेटजी है उसमें ये है कि एक बार स्ट्रगल करना है, फिर थोड़ा सा बीच में गैप होना है और फिर से वो कह सकते हैं एक नए मूवमेंट की तैयारी करना। तो वो पीरियड फिर से अब आ रहा था, क्योंकि 3 4 5 साल हो गए थे। फिर से अब कह सकते हैं बीच में जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, यानी खादी का प्रचार करना, चरखा के बारे में करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करना, पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करना, वो सारा हो चुका है। अब साइमन कमीशन जब आया है तो उस फिर से मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा और आगे इसका कह सकते हैं कि विरोध जो है आपको देखने को अलग अलग रिवॉल्यूशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बीच में होता क्या है कि पूर्ण स्वराज और सीडीएम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं तो बहुत तरीके का कह सकते हैं, जब विरोध होता है तो एक चैलेंज दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इंडियंस खुद से जो है खुद के लिए संविधान बना ही नहीं सकते। तो इसको चैलेंज के रूप में लिया जाता है और फिर जो है आपको पता है कि किस प्रकार से मोतीलाल नेहरू जो है उसको लीड करते हैं और नेहरू रिपोर्ट जो है आपको तैयार किया जाता है। तो यह चैलेंज को सक्सेसफुली जो है आप कह सकते हैं इंडियंस के द्वारा फुलफिल किया जाता है। अभी तक अगर आप 1919 से देखिएगा इंडियंस का डिमांड जो है आपका डोमिनियन स्टेटस का रहा है, यानी सेल्फ गवर्नमेंट का रहा है। लेकिन जब साइमन कमीशन आता है, उसके बाद जब ये नेहरू रिपोर्ट भी आ जाता है, तो फाइनली क्या होता है कि जब मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हुए आपका जवाहरलाल नेहरू, तो उनके द्वारा एक कहा जाता है, प्लस जो है आपका सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि अब वह समय चला गया है कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस की बात करें, यानी ब्रिटिशर्स के अंदर रह के सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, यह अब नहीं हो सकता। अब जो है पूर्ण स्वराज की बात करें, यानी देश जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंस होना चाहिए। उसी की घोषणा आपको पूर्ण स्वराज में जो है आपका होता है। नेशनल जब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें हम लोग देखें। अब उसी का आपको 20 जनवरी 1930 को जो है बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी जो है आपको पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है उसको जो है कह सकते हैं इंडोर्स किया जाता है और इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट जो है किया जाता है। जो नेशनल फ्लैग है उसको अनफर्ल करके उसको जो है होइस्ट करके और साथ ही जो है पब्लिक मीटिंग भी पूरे बिहार में जो है किया जाता है। ये सारा जो स्थिति है वह आपको ग्राउंड तैयार कर रहा है किस प्रकार से नेक्स्ट फेज जो मूवमेंट का है सीडीएम जो है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही जो है आपको बॉयकॉट मूवमेंट भी चल रहा है जिसमें कि विदेशी जो गुड्स है उसको कह सकते हैं बॉयकॉट किया जा रहा है और स्वदेशी जो गुड्स है उनको प्रमोशन आपका किया जा रहा है। प्लस खादी का जो प्रचार प्रसार है वह अलग अलग तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है, मैजिक लैंटर्न शो के द्वारा भी बताया जा रहा है। इसी दौरान आपका पब्लिक मीटिंग होता है, सिग्नेचर कैंपेन होता है, ये सारा जो है आपका चीज जो है इस दौरान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके अगला जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से साइमन कमीशन जब आए तो बिहार में क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट फेज है, यानी एनसीएम आपका जब कह सकते हैं कि जब विथड्रॉ कर लिया गया था उसके बाद से 3 फेज में मूवमेंट कह सकते हैं कंटिन्यू रहा। एक आपका प्रो चेंजर के रूप में, एक नो चेंजर के रूप में, एक जो है आपका रिवोल्यूशनरी कह सकते हैं नेशनलिज्म के फॉर्म में। लेकिन कह सकते हैं ये इस फेज में मास पार्टिसिपेशन नहीं है, मास मूवमेंट नहीं है इसके बीच में। यानी 1920 में जो आपका एनसीएम जब लॉन्च हुआ फाइनली 1921 में, तो उसके बाद जब विड्रॉल होता है तो उसके बीच में आपको लगभग ये जो पीरियड है इसके बीच में कहीं मास पार्टिसिपेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कह सकते हैं कि नेक्स्ट फेज जो है वह फिर से जो है आपका मास पार्टिसिपेशन का आता है। अब जो सीडीएम है और जो आपका एनसीएम है दोनों के बीच देखिए डिफरेंस होता है। आपको जैसा कि बताए थे एनसीएम में आपको विड्रॉल देखने को मिलेगा, जो भी कोर्स होते हैं कॉलेज हो सकता है उसका बाइकआउट किया जाता है, उसका विरोध, यानी जो लिजिटमेसी होता है उसको नकारना जाता है। जबकि यहाँ पर एनसीएम में आपको पैसिव रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी विरोध तो हो रहा है लेकिन पैसिवली। लेकिन सीडीएम में क्या होगा, आपको एक्टिव जो है आपको रेसिस्टेंस आपको शो होगा, यानी कि जो कानून बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको ब्रेक किया जाएगा। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, आप सब ध्यान रखिएगा। तो आपको विड्रॉल वर्ड वहां याद रखना है और जो आपका सीडीएम में है वो डिटरेंस वर्ड आपको यूज कर रखना है। ठीक है, यानी जो है यहाँ
जो भी कानून है उसको डिनाई करके उसको ब्रेक किया जाता है यहाँ पर, उस तरीके का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक्टिव रेसिस्टेंस है, यहाँ पैसिव रेसिस्टेंस। तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1930 में जो है लॉन्च कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी आप कह सकते हैं, और वो किस स्थिति में किया जाता है, उसमें जो महात्मा गांधी होते हैं उनके द्वारा यह कोशिश होता है कि समाज के अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से जो है पार्टिसिपेशन किया जाए। तो सॉल्ट टैक्स था, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिससे हर जो सिटीजन है, हर लोग है, हर घर है, किसी जाति धर्म के लोग सब इससे कनेक्टेड थे, इस पर टैक्स लिया जा रहा था। तो यह कॉमन ऑब्जेक्ट जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है उनको चूज किया जाता है, और सॉल्ट टैक्स का ही विरोध के रूप में जो है फर्स्ट टाइम जो है सॉल्ट सत्याग्रह जो है उसको लॉन्च किया जाता है। तो वो दांडी यात्रा जो अब हम लोग इंडिया का जब पढ़ते हैं वहाँ आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग बिहार तक फोकस रखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको जो सीडीएम के बारे में एक्सप्लेन जो है वो पटना में करते हैं फरवरी 1930 में। और जवाहरलाल नेहरू जो है उसी दौरान जो है आपका सारण, आपका चंपारण, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पर आते हैं और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो है बताते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। और पटना में अगर आप देखिएगा साल्ट सत्याग्रह जो है 1930 में 16 से लेकर 21 अप्रैल तक जो है आपका रखा गया है। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा सॉल्ट लॉज को जो है ब्रेक किया गया, उसी तरीके से अलग अलग जगह पर बिहार में भी ब्रेक किया गया, जैसे हमारा है, विक्रम है, दानापुर है और खगौल है, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि वहाँ समुद्र किनारे या जाना है और वहाँ पर जो कह सकते हैं धूप से उसको ड्राई करने के बाद जो है उसको सॉल्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि उस पर टैक्स लगता था, जबकि वो फ्री में कह सकते हैं कि बन सकता है। तो इसी का जो है बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको रामकृष्ण बेनीपुरी जो है आपका गुलजार बाग में इसको जो है लीड करते हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी और आचार्य जेबी कृपलानी जो है वह आपका पटना कॉलेज के पास जो आपका मूवमेंट होता है उसको वो लीड करते हैं। नरवास पिंड सत्याग्रह जो है वो आपका ये भी आपका सॉल्ट बनाने को लेके ही है। यहाँ पर आपका जो है पुलिस के द्वारा कह सकते हैं कि जो प्रोसेसन था उसको रोका जाता है। और जिस प्रकार से हम लोग देखें कि महात्मा गांधी के जो सॉल्ट सत्याग्रह वहाँ पर पीसफुल है, यहाँ भी पीसफुल तरीके से रहता है। और यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठी चार्ज जो है आपका किया जाता है। कुछ मेजर सेंटर्स हैं जो वहाँ पर जो है आप स्लाइड्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ये आपका कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका पटना में अंबिका कांत सिंह लीड कर रहे थे, मुंगेर में आपका श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे, लखीसराय में आपका नंद कुमार सिंह कर रहे थे, दरभंगा में आपका सत्यनारायण सिंह कर रहे थे। तो वन लाइनर में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, आप इसको जो है देख सकते हैं। अब इसके दौरान होता क्या है, सीडीएम के दौरान क्या होता है कि एट्रोसिटी जब कभी भी मूवमेंट होता है, हम लोग पूर्व में भी देखें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है रिप्रेसिव टेक्निक अपनाया जाता है। और यहाँ भी रामवृक्ष बेनीपुरी को जो है अरेस्ट किया जाता है। अब्दुल बारी जो होते हैं उनको जो है सिवियरली जो है उनको पीटा जाता है। आचार्य कृपलानी को भी कह सकते हैं जो है लाठी से पीटा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो है धक्का मुक्की उनके साथ भी होता है इस प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन जो भी आपका प्रोटेस्ट हो रहा था उसके दौरान जो मेन चीज़ क्या था कि जितना भी आंदोलन था वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इस मूवमेंट के दौरान भी आपका मेजर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक तो मेन है कि जो कानून था उसको तोड़ना था, वह था सॉल्ट लॉ। प्लस उस दौरान जो नो टैक्स आपका मूवमेंट था, जो जिस प्रकार से चौकीदार टैक्स वगैरह लिया जाता था उसको विरोध, उसको नहीं देना है। प्लस जो विदेशी जो सामान थे उसको बाइकआउट करना है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज का बाइकआउट करना है, कोर्ट्स का बाइकआउट करना है, गवर्नमेंट स्कूल का बाइकआउट करना है, टाइटल्स जो है उसको बाइकआउट करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, और पिकेटिंग जो हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं, चाहे वो लीकर के दुकान के सामने हो, ओपीएम के सामने, ये सब चीज़ कंटिन्यू रहेगा। अगर बिहार की बात करें तो वॉलंटियर्स जो है आपका कैंप एस्टेब्लिश होता है भागलपुर में, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो ये कैंप्स लगाया गया था उसको इलीगल घोषित किया गया, और बहुत सारा जो कांग्रेस के कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स होते थे उनको जो है सीज किया गया, ठीक है। जो आपका एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि एक जो चौकीदार होते थे, आप कह सकते हैं आपका चौकीदार टैक्स उस समय जो है उसका विरोध किया गया। तो बिहपुर में 130 में से 150 में से 130 जो चौकीदार है वह जो है आपका रिजाइन किए थे, ठीक है। आपका मुंगेर में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है आपका सीडीएम के दौरान, और इसको लीड कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा।
चौकीदारी टैक्स का बाइकआउट जो है पूरे बिहार में किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इस दौरान रिप्रेसिव जो है तरीका अपनाते हैं, बहुत सारा जो लैंड है उसको कॉन्फिस्केट किया जाता है, इवन कि जो कैटल्स होते हैं उसको भी जो है आपका कॉन्फिस्केट किया जाता है, ग्रेन्स को कॉन्फिस्केट किया जाता है, प्लाव को, हाउस होल्ड यूटेंसिल, यानी बहुत ही रिप्रेसिव तरीके से जो है मूवमेंट को दबाने की कोशिश जो है किया गया है, यानी जो जानवर होते हैं उनको भी ले लिया गया। फिर जो है तो इस तरीके से जो है ताकि मजबूर होकर लोग जो है कह सकते हैं प्रोटेस्ट ना करें। अब एक्चुअली में इसमें होता भी क्या है ना, फर्स्ट इसमें सीडीएम में दो फेज है। फर्स्ट फेज है जिसमें कि आपको सॉल्ट सत्याग्रह होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि गोलमेज आपका सम्मेलन, जब इसी के बीच में जो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देता है उसको चर्चा करने के लिए फिर जो है आपका वाइट जो है वहां पर डिस्कशन करने के लिए आपका गोलमेज सम्मेलन होता है। अब उसमें क्योंकि महात्मा गांधी जो है या कांग्रेस की तरफ कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, तो फिर जो है ये रियलाइजेशन हुआ कि जब तक कांग्रेस नहीं आता, क्योंकि वही मास को लीड कर रहा, तब तक इस तरीके का सम्मेलन करने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे उनको कहा जाता है कि आप गांधी जी से बात कीजिए और एक समझौता कीजिए, ठीक है। तो उसमें 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके दौरान जो है फिर से मूवमेंट को टेम्पोरली जो है सस्पेंड किया जाता है। उसमें सर्टेन जो डिमांड्स होते हैं वह ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है। और उसके बाद जो गांधी जी जो है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने के लिए जो है आपका लंदन जाते हैं, और उनका सेम वही कंसर्न रहेगा कि इंडिया को जो है किस प्रकार से जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, उस दिशा में जो है बात आगे की जाए। लेकिन जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो उस तरीके का या कांग्रेस का जो भी कह सकते हैं कि डिमांड था, उस दिशा में जब प्रगति नहीं होता है, तो वहां से जब वापस आते हैं तो महात्मा गांधी फिर से जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट को जो है लॉन्च करते हैं सेकंड फेज। लेकिन इस बार क्या होता है, जब सीडीएम का फर्स्ट फेज लॉन्च होता है तो ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे। उनको पता नहीं चलता था कि महात्मा गांधी को अगर अरेस्ट करेंगे तब लोगों का विरोध और बढ़ जाएगा, तो उसको संभालना मुश्किल होगा, और अगर नहीं नहीं अरेस्ट करते हैं तो लोगों को लग रहा है कि ब्रिटिश राज बहुत कमजोर हो गया। तो फर्स्ट फेज में उनका डिसीजन जो है डिसाइसिव नहीं था। लेकिन सेकेंड फेज में जब मूवमेंट शुरुआत हो सकता था, इसको लेकर ब्रिटिशर्स पहले से जो है तैयार थे, और वो पहले से कह सकते हैं कि मोर अलर्ट थे और मोर रिप्रेसिव एक्शन लेने के लिए डिसीजन ले चुके थे। इसी के लिए क्या होता है कि उसी समय बहुत सारा जो है ऑर्डिनेंस पास होता है, और बहुत बुरे तरीके से सुबह सुबह बहुत सारे जो लीडर्स को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, और मूवमेंट को स्प्रेड होने नहीं दिया जाता। पुलिस फायरिंग का यूज किया जाता है, जैसे मोतिहारी है, शिवहर है, रोसड़ा है, बेगूसराय है, तारापुर, मुंगेर है, इन सब जगह पर बहुत सारे पुलिस फायरिंग देखने को मिला, और बहुत ही ब्रूटली जो है मूवमेंट को जो है दबा दिया गया सेकंड फेज ऑफ सीडीएम को। अब 24 अप्रैल 1932 को जब दिल्ली कांग्रेस सेशन होता है, तो जो भी शहीद मारे गए हैं, स्पेशली जो तारापुर मुंगेर में है, वहां पर जो शहीद हुए थे उनको जो है ट्रिब्यूट जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यह दिखाता है कि किस प्रकार से जो है जो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो सीडीएम का सेकेंड फेज है उसमें शहीद हुए। जो तारापुर का आपका जो इंसिडेंट है उसके बारे में एक अलग से भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, 5 मिनट का वीडियो होगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर अवेलेबल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तत्काल एसडीएम है, तो यहाँ इसको सेलिब्रेट जो है किया जाता है, तो उसके बारे में एक अलग से इस चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है कि इवन इम्पोर्टेंट लीडर्स जब आप कह सकते हैं कि जब अरेस्ट हो गए तब भी मूवमेंट जो है कुछ समय तक कंटिन्यू रहता, लेकिन मूवमेंट का स्प्रेड उतना नहीं हो पाता। और महात्मा गांधी को यह रियलाइज भी होता है कि क्योंकि 1930 में ही मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था, लगभग 4 साल का फेज हो गया, तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वह थक भी गए होंगे, वह उस प्लस एक समय फिर से चाहिए था कि फिर से इनर्जाइज किया जाए, एक स्ट्रेटजी के साथ फिर से ला जाए। तो 1934 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है मूवमेंट को विड्रॉ आपका किया जाता है, और फिर से कांग्रेस उसी स्थिति में जो है आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव जो आपका प्रोग्राम है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, अनटचेबिलिटी पे वर्क करना है, इन सब चीज पर फिर से कांग्रेस का फोकस जो है आपका जाता है। अब देखिए इसी बीच में क्या होता है, 1934 में जो है ना एक बहुत कह सकते हैं भीषण जो है एक अर्थक्वेक आता है 15 जनवरी 1934 को, जिसमें कि लगभग आपका 20,000 से अधिक लोग जो है जान
आपका गंवाते हैं। आपका भागलपुर मेन आप कह सकते हैं प्रभावित जिला में से रहा है। और इस जब अर्थक्वेक आया था उस दौरान महात्मा गांधी भी आपको जो है बिहार आए थे, और यहाँ पर वह सहरसा, बिहपुर, भागलपुर, इन सभी जगह पर आप कह सकते हैं कि वह खुद से घूमे थे, विजिट किए थे। और नारायण सिंह के घर पर इस विजिट के दौरान वो रुके थे, और एक पब्लिक मीटिंग जो है आपका भागलपुर में लाजपत पार्क में जो है उनके द्वारा किया गया था। और इस अर्थक्वेक में जो भी प्रभावित थे उनको कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए जो है लोगों से दान करने का जो है डोनेशन करने का भी जो है रिक्वेस्ट किया गया था। और एक बहुत ही यूनिक तरीके से जो है फंड रेजिंग किया गया था। उसमें जो है आपका कांग्रेस वॉलंटियर्स जो थे वह भी जो है कलेक्ट किए रिलीफ फंड्स को। महात्मा गांधी जो है अपना ऑटोग्राफ्स देते थे 5 रुपये वाला, और जो भी राशि आया वो कंप्लीटली जो है आपका अर्थक्वेक से प्रभावित जो भी लोग थे उनके रिलीफ के लिए गया। तो यह जो है 1934 में जो है आपका चीज चल रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक तरफ तो जो है जो मूवमेंट चल ही रहा, उसी के पैरेलल जो है एक और चीज चल रहा है। उसको बोलते हैं कि जैसे मूवमेंट में एक चीज नहीं है कि सिर्फ आपको जो अलग अलग जो धारा है वह भी चलते रहता है। जैसे यहाँ पर आपको एक पैरेलली जो है आपको किसानों का जो मूवमेंट है वह भी जो है आपको इस समय कंटिन्यू जो है आपको चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो 1922 में क्या होता है, किसान सभा का जो है आपको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मुंगेर में, वो किया जाता है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अब देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है बिहार में आपका रन करता था, और किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन जो है, हाई रेंट, हाई टैक्स जो है आपका जमींदार के द्वारा जो है लिया जाता, ब्रिटिशर्स के द्वारा हाई टैक्स और हाई रेंट जो है आपका जमींदार के द्वारा जो है लिया जा रहा था। तो इन सब के विरोध में जो है आपका अलग अलग जगह पर शुरुआत में आपका किसान जो है लोग यूनाइट होना चालू करते हैं। तो उसी में फर्स्ट है आपका मुंगेर में, जहां मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो है आपको लीड करते हैं। जो भी किसानों से संबंधित जो इशू है उसको लेके जो है यूनाइट होते हैं। 1929 में आपका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो है आपका गठन होता है। उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उसको फाउंड करते हैं। और जो जमींदारी व्यवस्था जो है किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेटिव है उसके विरुद्ध में जो है यहाँ पर आपको किसानों को मोबिलाइज करने के लिए जो है यह आपको जो है किया जाता है। प्लस ऑक्यूपेंसी राइट को बचाने के लिए, देखिए ऑक्यूपेंसी राइट क्या होता है ना कि अगर 12 साल तक अगर कोई किसान जो है, जब टीनेंसी एक्ट 1885 आप पढ़िएगा तो वहां पर जो 12 साल से अगर कोई टीनेंट्स है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, यानी वो वही उस पर खेती करते रहेंगे। लेकिन यह तब भी जो है बहुत लोग 12 साल पूरा कर लेते थे, तब भी उनको हटाया जाता था जो जमींदार के द्वारा। तो उसका जो है वो सब चीजों पर चर्चा करने के लिए जो है आपका, ताकि जो किसान है जो सही में खेती कर रहे हैं ऑक्यूपेंसी जो है वो उनका बरकरार रहे। और प्लस रेंट को लेके भी जो नाराजगी रहता था उसको लेके किसानों का अलग अलग जगह जो है आपका सभा हो रहा था। 1933 में बिहार किसान सभा का जो है आपका एस्टेब्लिश होता है। और 1936 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है आपका लखनऊ में जो है आपका एस्टेब्लिश होता है। यानी एक तरफ जहां मूवमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के जो अलग अलग जो कानून है, नीति है, उसके कारण प्रोटेस्ट चल रहा, तो वहीं ये पैरेलल है जहां पर कि ये आपका जमींदार के खिलाफ भी आपका मूवमेंट है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो है ही, जमींदार के खिलाफ, जमींदार तो इंडियंस ही थे। लेकिन आपको यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि जो फ्यूडल्स जो लोग हैं किस प्रकार से अपने ही लोगों का एक्सप्लॉइटेशन है, उसके विरुद्ध भी पैरेलल आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 1940 में आपका पंडित यमुना कारजी और राहुल संकीर्तयान जो है आपका जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो शिष्य थे, कह सकते हैं जो फॉलोअर थे, उनके द्वारा एक वीकली कह सकते हैं कि मैगजीन जो है हुंकार जो है आपका पब्लिश होता है। जो कह सकते हैं जो जितना भी एग्रेरियन इशू है, किसानों से संबंधित जो भी इशू है उसके बारे में डिटेलिंग से इसमें पब्लिश होता था। और कह सकते हैं यह किसानों का मुद्दा को उठाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका साबित हुआ। और इवन जिस प्रकार से किसान सभा यूनाइट हो रहा था, जमींदार के ऊपर प्रेशर पड़ा था, तो जमींदार भी अपने कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वह भी जो है यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ताकि वो जो किसानों के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उसको जो है उसमें आसानी से दबाया जा सके। एक फैक्ट है कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती उनको फादर ऑफ
जो पीसेंट मूवमेंट इन बिहार भी कहा जाता है। कुछ फैक्चुअल डिटेल्स होंगे, नाम आप याद रख सकते हैं। किसान सभा जो मधुबनी में हुआ था, ये स्वामी जो विद्यानंद है उनके द्वारा फाउंड किया गया था। लेटर जो अलग अलग क्षेत्रों में भी ये स्प्रेड किया है। किसान सभा जो हिलसा में है, ये आपका जो है उसको कह सकते हैं कि 1920 में यह भी हुआ। इसके लीडरशिप जो है जगन्नाथ पाठक के द्वारा जो है किया गया। उसी तरीके से मुंगेर में जो है मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण जैसापुर में चर्चा किए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा जो लखनऊ में जब हुआ था, तो प्रेसिडेंट जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। और एनजी रंगा जो है आपका आप जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उम्मीद करते हैं कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसको बहुत डिटेल से पढ़े होंगे। साथ ही आपको यह वह पीरियड है जब 1900, हम लोग को पता है कि जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद से जो है वहाँ जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसके कारण जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उसका भी एक कह सकते हैं धारा जो है आपका नेशनल मूवमेंट में शामिल होता है। ठीक है, ऑल्दो क्योंकि बिहार में आपका ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था यहाँ पर आपको, इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर से पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन पीसेंट से जितने भी मूवमेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन बिहार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी देखिए, कांग्रेस में क्या है कि इंडियन नेशनल जो आपका कांग्रेस है वो उसमें से में बहुत सारे जो लीडर्स थे वो यह चाह रहे थे कि जो रशियन रिवॉल्यूशन है या जो सोशलिस्टिक आइडियाज है उसको अधिक प्रमुखता से जो है उसको कांग्रेस उतना प्रमुखता से नहीं हाईलाइट कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। ठीक है, तो जो रशियन रिवॉल्यूशन से जो आइडियोलॉजी निकल के आता है, सोशलिस्ट आइडिया है, उसको लेके जो है एक आपको सोशलिस्ट पार्टी का जो है जिसमें कि आपको आचार्य नारायण देव और जेपी ये सब होते हैं, तो वो एक नेशनल लेवल पर जो आपका गठित होता है। तो उसी तरीके से बिहार में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी होता है उसका भी इनिशिएशन होता है। इसका काम वही होता है जो सोशलिस्ट आइडिया है जिसमें किसानों की बात, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात, ठीक है, तो उस तरीके का जो विचारधारा है उसके बारे में बात जो है आपका किया जाता है। तो ये आपका इनिशिएशन में जो आपका रामानंद मिश्र हैं, गंगा शरण सिन्हा है, राम वृक्ष बेनीपुर, इनका ये होता है कि जो सोशलिस्टिक आइडिया, जो समाजवादी आपका विचारधारा है उसको प्रमोट करना। और फॉर्मली अगर आप कहिए विधिवत रूप से आपका जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है पटना में, वहीं पर 1934 में जो है इसका गठन होता है। आपका अगर आप देखिएगा लीडरशिप की बात कीजिएगा तो आचार्य नारायण देव हैं, आपका सेक्रेटरी आपका जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करते हैं तो जैसे हम लोग चर्चा के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आपका यहाँ पर होता है और इसके लीडर जो है आपका जयप्रकाश नारायण होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है या बिहार सोशलिस्ट पार्टी वो कांग्रेस से बाहर पूरा है, वो उसके अंदर ही आप कह सकते हैं उसका जो अम्ब्रेला है उसके अंदर ही काम करता है। लेकिन प्रमुखता से जो समाजवादी विचारधारा है उसको हाईलाइट करने के लिए जो है, या कोई मीटिंग हो रहा है तो उस एंगल को पेश करने के लिए, ताकि जो कांग्रेस का जो भी पॉलिसी बने, नीति बने या जो स्ट्रेटजी बने उसमें उस चीज को भी समाहित किया जाए, ये उनका फोकस था। अगर आप देखिएगा कंट्रीब्यूशन क्या है तो जो किसानों की बात है, पिसेंट की बात है, उसको बहुत हाईलाइट जो है इनके द्वारा किया गया। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हम लोग इसको बताएं। और आगे जाके जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा जो है निभाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट। आप देखिए हम सभी को पता है कि 1935 में जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका जो है पास हो चुका है। उसके बाद जो है प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है वह आपका 1935 के द्वारा जो है दिया जाता है और एक नए तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की जाती है। और फाइनली उसी के तहत जो है 1937 में जो है सारे प्रोविंस जो भी हैं वहाँ पर उसका जो है इलेक्शन होता है। उसी तरीके से आपका बिहार में भी आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 107 सीट को कंटेस्ट करता है और वहां पर आपको 98 सीट पर जो है आपको जीत हासिल होता है। लेकिन यहाँ जो है इवन जीतने के बाद भी शुरुआत में जो है कांग्रेस जो है वो मना रिफ्यूज करता है गवर्नमेंट। देखिए तो फिर अगर आपको यह लगेगा कि जब सरकार बनाना ही नहीं था तो फिर क्यों जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो इसके द्वारा कांग्रेस के द्वारा यह मैसेज दिया जाना था कि जो हम विचार प्रकट करते हैं या जो हमारा सेंटीमेंट है वह मास का, यानी मेरे पास मैंडेट है, मेरे पास लोगों का समर्थन है। ठीक है, यह चीज है। प्लस अगर हम सरकार में आएंगे तो मेरे कुछ कंडीशंस होंगे, यानी हम सरकार में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के
प्रभाव के कारण आ रहा है। ये मेरा जो है ऑटोमेटिक तरीके से नहीं है, कंडीशनल है कि वहाँ जब हम सरकार में जाएंगे तो फिर जो है सिविल लिबर्टी को प्रमोट करेंगे, पेशेंट के हित को जो है बढ़ावा देंगे, प्रेस की फ्रीडम को देंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब मना किया जाता है तो मोहम्मद यूनिस जो है, जो आपका इंडिपेंडेंट आपका जो पार्टी है वो उसका जो है वो फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार प्रीमियर के रूप में जो है शपथ लेते हैं। लेकिन 3 मंथ के बाद जो है फिर से जो है आपका जो कांग्रेस है वह जो है आपका फिर शामिल होते हैं, और फर्स्ट जो है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है आपका उसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं कि प्रीमियर के रूप में फिर वो शपथ लेते हैं। अब इसके दौरान जब कांग्रेस का मिनिस्ट्री जब बिहार में बनता है तो रामदयालु सिंह पहले स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं, और अब्दुल बारी जो है पहले डिप्टी स्पीकर के रूप में जो है शपथ लेते हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार बना तो लोगों में उम्मीद बहुत ज़्यादा होगा, तो यह भी लगा होगा कि क्या कर सकता है कांग्रेस। तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं कि किया गया। उसमें सबसे पहले जो प्रेस और मैगजीन्स का जो फ्रीडम है उसको जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था उसको जो है कम किया गया। जो भी प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर थे उन सभी को फ्री किया गया। उसके बाद जो टीनेंसी कह सकते हैं जो कह सकते हैं जो खेती कर रहे थे, जो टीनेंट्स थे, जो काश्तकारी सिस्टम था उसको में भी रिफॉर्म लाया गया, और जो SC ST का जो कंडीशन था उसके अपलिफ्टमेंट के लिए भी स्टेप्स लिया गया। अब क्या होता है 1939 में क्या होता है ना कि वर्ल्ड वार आपका चालू हो जाता है जो 1945 तक चलता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा बिना इंडियंस के सहमति के द्वारा ही आप कह सकते हैं इंडिया को युद्ध में जब पार्टिसिपेशन घोषित कर दिया जाता है। इसका विरोध जो है इंडिया के जो नेशनल लीडर्स होते हैं वह भी करता है, और बिहार में भी वही होता है कि श्री कृष्ण सिंह जो है वह रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो इंडिया का पार्टिसिपेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, और उसमें बिना किसी कांग्रेस का डिसीजन से, तो इससे यह साबित होता है कि जो कांग्रेस का मिनिस्ट्री जो बना था वह किसी प्रकार से वह कब कब बनता था, वह तभी तभी मतलब यह दिखाने का कोशिश हमेशा रहा कि जब तक मैंडेट लोगों का है और हम तभी तक उस सेल्फ गवर्नमेंट में काम करेंगे जब तक निर्णय मेरा होगा, ना कि जिस जैसे ही पता चला कि आप मेरे कंसेंट के बिना एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो औसे कैबिनेट मिनिस्ट्री का क्या रोल है। तो वो उस समय तुरंत जो है रिजिग्नेशन दे दिया गया और उसका विरोध जो है उसमें चालू किया हुआ। तो खैर ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात श्री कृष्ण सिंह जो है आपका प्रीमियर बने, अनुग्रह नारायण सिंह भी मिनिस्टर थे, सैयद महमूद मिनिस्टर थे, जगलाल चौधरी भी मिनिस्टर थे, रामदयालु सिंह जो है आपका स्पीकर थे, अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर जो है बने, बालदेव सहाय जो है आपका एडवोकेट जनरल बने, मिस्टर ब्रेड जो है चीफ सेक्रेटरी बने। ठीक है, अब इसमें 1937 में एक और घटना होता है कि जब सरकार बनती है तो गवर्नर के पास जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनको जो है रिलीज करने के लिए जो है कहा जाता है, लेकिन गवर्नर के द्वारा जब रिफ्यूज किया जाता है तो फिर बीच में फिर कांग्रेस जो है रिजाइन करता है। जब डिमांड माना जाता तब से फिर से 1938 में जो है रिज्यूम करता है। यानी ये सारा प्रोसेस आपको दिखाता है कि जो कांग्रेस का मिनिस्ट्री था उस पर नहीं था कि ब्रिटिशर्स के दया पे नहीं था, यानी जब वो सेल्फ गवर्नमेंट के दिशा में उनको पावर मिलेगा और उस तरीके से जो उनका डिमांड है, जो सिविल लिबर्टी की बात है वह फुलफिल होगा, तभी वो सत्ता में रहना चाह रहे, तो यह आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये आपका वर्ल्ड वार जैसे ही आपका घोषित होता है तो ब्रिटिशर्स के समक्ष जो है आपका जो भारतीय जो नेशनलिस्ट हैं वो जो है आपका सर्टेन डिमांड्स रखते हैं। वो यह कहते हैं कि जो ब्रिटिश वार एम्स क्या है, यानी ब्रिटिशर्स अगर जो वार के द्वारा जो युद्ध हो रहा है उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या एम है, वो क्लियर डिमांड जो है उसको डिक्लेरेशन करें, और इंडिया में तुरंत जो है नेशनल जो आपका गवर्नमेंट है वो इंडिया में फॉर्म हो। ठीक है, लेकिन जो उस समय के वायसराय थे आपका लॉर्ड लिलिथगो, वह जो है वो किसी प्रकार से जो है तैयार नहीं होते हैं ये दोनों इशू पे, और कह सकते हैं कि इसके कारण जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, कि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि सेल्फ गवर्नमेंट जो दिया जाएगा वह जो है पोस्ट वार यानी जीतने के बाद जो है दिया जाएगा। तो ये कहा गया कि भाई ये तो अभी की बात है, जीतने के बाद तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी। तो यह सारा चीज के कारण कांग्रेस जो है वो विरोध उसमें होता है। अब इसका जो है
इसके कारण कांग्रेस यह डिसीजन करता है कि जो ब्रिटिशर्स है उनका हम लोग जो है विरोध करेंगे। अब बिहार में अगर आप देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है आपका यहाँ देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा एक जो है रिजोल्यूशन बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाता है 1930 में, जहाँ की ये कहा जाता है कि इंडिया को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर किया जाए और अपना संविधान बनाने का जो अधिकार है वह दिया जाए, और साथ ही तुरंत जो है सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है बनाने के दिशा में स्टेप्स लिए जाने चाहिए। और यह रिजोल्यूशन जो है आपका कह सकते हैं 73 वोट टू 6 वोट से जो है आपका पास होता है। यानी बिहार का स्टैंड जो है क्लियर था कि जो है इंडिया को तुरंत जो है अब नेशन बनना चाहिए, संविधान इसका अपना होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए तुरंत। और इन्हीं सब के जब फुलफिल नहीं होता है तो 1939 में जो है आपका बिहार कांग्रेस जो मिनिस्ट्री है वह जो है रिजाइन करता है, और जो है ये 26 जनवरी 1940 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट जो है उसमें आपका किया जाता है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। 18 फरवरी 1940 को जयप्रकाश नारायण को जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जो है अरेस्ट किया जाता है, जब वो जमशेदपुर में जो है एक स्पीच दे रहे थे, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान उनको, ठीक है। तो इससे यह देखने को मिलेगा कि बिहार जो है किस प्रकार से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो है एक मेन जो है आपको आधार देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1940 अब आगे चलते हैं। रामगढ़ जो उस अभी तत्कालीन जो है अभी वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन जो है एक्चुअली में झारखंड पहले पूर्व में जो है बिहार का ही पार्ट था, तो इसलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। 19 मार्च 1940 को जो है 53वां जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो रामगढ़ बिहार में होता है, और उसको जो अध्यक्षता कर रहे थे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और इसके दौरान हुआ इस बैठक के दौरान देखिए क्या होता है, जो मौलाना आजाद होते हैं वह कहते हैं कि जो फासिज्म है या नाजिज्म है या ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है, आपको पता है कि नाजिज्म को लीड कर रहे थे हिटलर, और आपका फासिज्म जो है जो इटली में था उसको लीड कर रहे थे मुसोलिनी, ठीक है। तो ये जो सारे चीज है यह जो इंडिया का जो आज़ादी है ये तीनों जो है आपका इक्वली जो है थ्रेट है। और वो कहते हैं कि इस ऐसे समय में, इस तरीके के शक्तियों के समय भारत को चाहिए कि एक जो है नेशनल यूनिटी बना के रखें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें, और महात्मा गांधी का जो लीडरशिप है उसमें हम लोग जो है इम्फेसाइज करें, उस पर हम लोग फोकस करें। और कांग्रेस जो है ये प्रूव करता है, जो प्रोविंशियल जो आपका लेजिस्लेचर में जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिजिग्नेशन दिया गया उसको अप्रूव किया गया। क्योंकि इससे क्या हुआ कि यह भारत ने दिखाने की कोशिश किया कि भारत जो है उसका पार्ट जो है नहीं है, मतलब युद्ध में वो खुद से जो इंडियंस है वो शामिल नहीं हुए। और जो मास सिविल डिसोबीडियंस जो है वह डिसीजन लिया जाता है कि महात्मा गांधी पर जो है छोड़ा जाता है कि जो है सिविल डिसोबीडियंस जो है महात्मा गांधी उसको फिर से करें। और इसी आपका जो रामगढ़ सेशन होता है वो वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार का जो हेरिटेज है उसके बारे में जो है फिर से हाईलाइट करते हैं, और एक्टिवली जो है जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सेशन आपका है। अब देखिए इस सेशन के बाद 3-4 चीज देखने को मिलेगा। एक देखिए, एक होते हैं यहाँ पर 3 तरीके का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। एक आपका महात्मा गांधी के में होगा, एक आपका जो रेडिकल नेशनलिस्ट हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इनका कहना है कि अब जो ब्रिटिशर्स का जो स्थिति है वो वार में है, इसका जो अधिकतम लाभ लिया जाए और ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है इससे मुक्ति प्राप्त करने का यह बहुत ही गोल्डन समय है। तो यह जो है आपका जो रेडिकल नेशनलिस्ट हैं जो आपका सुभाष चंद्र बोस उनका पक्ष रहता है, और वह जो ऑल इंडिया कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस जो है वह रामगढ़ में करते हैं, ठीक है। तो यह चीज है उसी वहीं पर एक चीज और चल रहा है। देखिए 1940 जाते जाते 3 विचारधारा हो जा रहा है। एक आपका रेडिकल्स का हो गया जो चाह रहे हैं कि जो युद्ध में है तो क्या हम लोग जो है अपने देश को आजाद करें। दूसरा देखिएगा, अभी तक जो उन्हें हम लोग खिलाफत मूवमेंट से चालू किए थे, खिलाफत मूवमेंट के समय जहां पर कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी जो है पीक पर था, वहीं 1940 में जब लाहौर सेशन होता है जहां पर कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का जो रिजोल्यूशन है वह पास होता है, यानी यहां से वह जो है कह सकते हैं एक अलग देश के लिए डिमांड बढ़ रहा है।
ठीक है। और यहीं पर एक महात्मा गांधी का जो स्टैंड है, जो नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, वह ब्रिटिशर्स को यह जो स्थिति है उससे यह चाहते हैं कि यह इसे जो है ग्लोबली जो है एक अच्छे ऑप्टिक से नहीं देखा जाएगा, तो ऐसा स्टेप लिया जाना है जिसके द्वारा हम सिंबोलिज्म के रूप में यह तो दिखाएं कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इस स्थिति में ब्रिटिशर्स को बहुत अधिक एम्बरासमेंट भी नहीं हो, ताकि एलाइड पावर्स भी जो है उसको अच्छे से नहीं देखेंगे। तो इसलिए उनके द्वारा जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मौलाना जो आज़ाद होते हैं वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं आपका, लेकिन मार्च 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है, वहाँ पर पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो है जो मुस्लिम लीग है वह एक अलग देश के लिए जो है हर स्टेप पे आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बिहार में भी बिहार मुस्लिम लीग जो छपरा में होता, जो लाहौर रिजोल्यूशन है जहाँ पर कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कंट्री का डिमांड होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है यहाँ भी। और 19 अप्रैल 1940 को जो है पाकिस्तान डे जो है बिहार के भी अलग अलग जो जगह है वहाँ मनाया जाता है। लेकिन उसी समय जो है एक और पार्टी है जो हरार पार्टी है, एंड जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है वह जो है पाकिस्तान के डिमांड को जो है रिजेक्ट करता है। यानी मुस्लिम्स के बीच में जो अहरार पार्टी है या मोमिन कॉन्फ्रेंस है वह जो है इंडिपेंडेंट कंट्री का जो डिमांड पाकिस्तान रिजोल्यूशन के द्वारा उसका अपोज करता है, लेकिन जो बिहार मुस्लिम लीग का जो ग्रुप होता है वह उसको सपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो आपका जो रामगढ़ कांग्रेस सेशन है ये आपको कांग्रेस का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले का कह सकते हैं कि मेजर आपको एक जो है कांग्रेस सेशन के रूप में जो है इसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें क्या होता है कि 28 फरवरी 1940 को जो है आपको जो इंडियन सिविल डिसोबीडियंस है यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह वह बिहार में लॉन्च होता है। महात्मा गांधी क्योंकि वही कहते हैं कि इस समय यूनिक उनके द्वारा जो है स्ट्रेटजी का अपनाया गया, जिसमें कि वह यह कहते हैं कि जो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि सत्याग्रह किया गया, जिसमें क्या होता है कि जो सत्याग्रही है वह ब्रिटिश का जो कह सकते हैं यूथ को क्रिटिसाइज करते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। तो यह जो है उसमें रहता है, उसमें फर्स्ट सत्याग्रही जो है आपका श्री कृष्ण सिंह है, अनुग्रह नारायण सिंह जो है आपका है। यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में पब्लिकली जाके बोलते हैं और ब्रिटिशर्स जो है उसके बाद जो है उनको अरेस्ट करते हैं। तो ये आपका वहाँ पर है। अदर प्रोमिनेंट अगर सत्याग्रही की बात कीजिएगा तो गौरी शंकर सिंह भी हैं और श्याम नारायण सिंह है। वुमेन पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि प्रियंवदा देवी हैं, जगत रानी देवी हैं, ये सब भी आपको फैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो यूनिक स्थिति था ब्रिटिशर्स का, जिस समय कि वह एलाइड पावर के साथ जो है वह जो है फाइट कर रहे थे, आपका जो फासिज्म की शक्तियाँ थी या नाजिज्म की जो शक्तियाँ थी, तो वहाँ पर इसीलिए जो है यह यूनिक जो है कह सकते हैं रास्ता जो है आपका लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम लोग शॉर्ट में अब अगर लास्ट में देखें जो अभी तक हम लोग अगर स्टडी किए हैं तो उसको अगर समराइज करने की कोशिश अगर हम लोग करें तो शुरुआत हम लोग अगर ये देखें कि किस प्रकार से रौलेट एक्ट पहले आया। रौलेट एक्ट जब आता है तो फिर जो है आपका रौलेट सत्याग्रह होता है। फिर आगे हम लोग किस प्रकार से जो है आपका खिलाफत मूवमेंट आता है, प्लस आपका जो पंजाब रॉन्ग्स हो रहा है, ये तीनों को मर्ज करते हुए जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है एनसीएम लॉन्च किया जाता है। जब क्योंकि महात्मा गांधी जो जब वायलेंस को अगर मूवमेंट में आ जाता है तो उससे वो विड्रॉ करते हैं, तो चौरी चौरा जो कांड होता है उसके बाद वो विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, प्रो चेंजर नो चेंजर में वो चेंज हो आपका मूवमेंट आगे कैरी करता है। ठीक है, तो यानी जो प्रो चेंजर होते हैं वह स्वराजिस्ट पार्टी के रूप में आपका काम करते हैं। लेकिन बिहार में स्पेशली क्या है कि स्वराजिस्ट पार्टी का जो है आपको प्रभाव कम देखने को मिलेगा, वो मूवमेंट आपका फेड होता है। फिर आगे जाके जब साइमन कमीशन आता है तो उसका विरोध आपको देखने को मिलेगा, साइमन का जो बाइकआउट पूरे रास्ते में होता है। फिर आगे उसी समय पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है आपको 1930 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सब के आगे जाके जो है फिर सीडीएम में सबका कल्मिनेशन आपको सीडीएम में देखने को मिलेगा, जब 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका लॉन्च किया जाता है। इसी के समय जो है अगर हम लोग देखें बिहार में आपका
पैरेलली जो है बिहार किसान सभा का मूवमेंट जो है आपका चल रहा है। ठीक है, सीडीएम जो है आपका 1934 में जो है आपका जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी समय एक और 1934 में मूवमेंट चल रहा है, जिससे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका 1934 में होता है। 1934 में एक और चीज होता है, अर्थक्वेक आता है, जिसके दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स हैं वह जो है यहाँ पर आते हैं। फिर 1935 में अगर आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। फिर 1937 में इसी के आलोक में जो है आपका इलेक्शन होता है, जहाँ पर कि कांग्रेस को भारी जीत मिलती है। पहले वो सरकार नहीं बनते हैं, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस जो है मिनिस्ट्री में कह सकते हैं श्री कृष्ण सिंह जो है आपका फिर जो है गद्दी पर बैठते हैं, या प्रीमियर के रूप में कह सकते हैं कि वो टेक ओवर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वर्ल्ड वार आपका सेकेंड जब इंडिया को पार्टिसिपेशन बिना कांग्रेस की सहमति का घोषित कर दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री जो है रिजाइन करता है। रामगढ़ जो सेशन हुआ, यहाँ पर जो है आपको यह देखने को मिलेगा कि इस समय तक की स्थिति जो है, जो रेडिकल से नेशनलिस्ट हैं, जैसे जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, वह कंप्लीट जो है नॉन कोऑपरेशन के मूड में है। महात्मा गांधी जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पर के मूड में होते हैं। प्लस जो आपका मुस्लिम ग्रुप्स है उसमें दो डिवीजन है, जैसे कि एक ग्रुप का है कि जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है आपका उसके सपोर्ट करते हैं। बिहार में भी वही चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फाइनली जो है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में, इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी चीज़ आपसे डिस्कशन किया गया है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप टाइम इवेंट्स के बारे में भी अगर आप देखिएगा, शॉर्ट में अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 1916 से 18 में किस प्रकार से आपका चंपारण सत्याग्रह आपका होता है। उसके बाद 1919 में आपका रौलेट एक्ट आता है। ठीक है, 1920 से 21 में अगर आप देखिएगा तो एनसीएम आता है। 1922 में आपका जो सेपरेशन होता है, कांग्रेस का स्प्लिट जो गया सेशन में होता है, वह आपको देखने को मिलेगा। 1923 में बिहार में आपका स्वराज पार्टी जो है आपका फाउंड होता है। ठीक है, 1928 में आपका साइमन कमीशन आपका का बाइकआउट किया जाता है। 1929 में आपका बिहार जो प्रोविंस आपका जो किसान सभा है वो आपका उसका गठन होता है। ठीक है, 1930 में आपका पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन आता है। ठीक है, 1931-32 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके दौरान फर्स्ट जो फेज है सीडीएम का हुआ आपका सस्पेंड होता है टेम्पोररी बेस पे। 1932 में फिर से रिज्यूम होता है, और 1934 में फाइनली जो सेकेंड फेज है वह भी आपका विड्रॉ होता है। 35 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1936 में जो है आपका ऑल इंडिया जो कांग्रेस सभा है उसका कह सकते हैं गठन होता है। 1937 में आपका चुनाव होता है, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, और 1940 में रामगढ़ सेशन हम लोग पढ़े, और 1942 में आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो यह जो चीज़ है आपको जो है अच्छे से आप ईयर बाय ईयर जो है आप उसको ध्यान रख सकते हैं। और हम लोग इसके बीच में सर्टेन जो आप कह सकते हैं की पॉइंट्स वह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हर मूवमेंट किस तरीके से जो है एक पेंडुलम के तरीके से स्विंग हुआ है, जिसमें पहले जो है कंप्लीटली जो है बॉयकॉट किया जाता है, फिर में एक बीच का जो है आपको रास्ता देखने को मिलेगा। आपको इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जब बाइकआउट किया जाता है तो इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड हुआ है। यह भी देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो मूवमेंट हुआ उसमें किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का भी जो है कोशिश किया गया। तो ये सारा चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। और यह भी देखने को मिलेगा कि 1917 में जो आपको इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे वह जो है आने वाला 20 साल तक जो है बिहार का जो कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लीड किए अलग अलग स्पेस में। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है लंबा हो गया होगा उम्मीद करते हैं, तो इसीलिए जो है इसको एंड करते हैं। अगले वीडियो में जो रिमेनिंग मॉडर्न हिस्ट्री का है उसको हम लोग कवर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग का सजेशन वेलकम रहेगा। आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि किस प्रकार से हम लोग अपने टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए और क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बिहार स्पेशल का जो सीरीज है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको यह भी डिस्क्लेमर दे दें कि यहाँ पर क्योंकि एक ही वीडियो में 20 साल को हमको कवर करना होता है, तो एक एक इवेंट्स को 100% डिटेलिंग से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कोशिश किए हैं कि आपको उतना बताया जाए कि ताकि मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो रिलेटेड एस्पेक्ट है आपको क्लियर हो जाए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर चीज़ें बहुत डिटेल से बताई गई है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।